तो आज हम लोग शब्द में शायद हमने विकारी अविकारी पढ़ लिए थे ना। हाँ, विकारी और अविकारी हो गए थे। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन हो जाता है, जैसे लिंग वचन में परिवर्तन हो गया तो विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है? सब विकारी हैं। और अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे अव्यय हो गए और साथ ही कुछ संज्ञाएं। जैसे हमने आपको बताया था कुछ भाववाचक और कुछ द्रव्यवाचक, जैसे प्रेम है, घृणा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, कोप है, कृपा है, ये सब कैसी है? अविकारी। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम आपके सामने एक शब्द लिख दे कृपा, आप मुझे बताइए क्या ये कभी चेंज हो सकता है? कभी नहीं बदलेगा, है ना। ऐसे ही अगर हम आपके सामने लिख दे पानी, क्या ये कभी लिंग या वचन में बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो इस आधार पर अगर हम कहें तो कुछ द्रव्यवाचक संज्ञाएं और कुछ भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? अविकारी होती हैं। लेकिन अच्छा, संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो अभी उतना आप संज्ञा पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आगे जहां पर थे। हालांकि 4 जो ऑफिशियली प्रकार होते हैं, औपचारिक रूप से जो 4 वर्गीकरण होते हैं शब्द के, वो हमने पढ़ लिए थे। एक बार हम फिर से आपको बता दें। सबसे पहला पढ़ा था अर्थ के आधार पर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? दूसरा पढ़ा हमने उत्पत्ति के आधार पर। रचना वाले भूल गए उत्पत्ति को, है ना। और तीसरा पढ़ा हमने रचना के आधार पर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रचना के आधार पर। और चौथा हमने जो आखिरी पढ़ा था वो पढ़ा था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। हालांकि हमने आपको एक बात और बताई थी जो नोट करके बताई थी, वो हमने बताई थी तुक के आधार पर। तुक के आधार पर इसको हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को बता दें जो लोग ऑनलाइन वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के खास बात पता क्या है, जो लोग कैमरा पे बैठे हैं, मतलब कैमरे के अंदर हैं, खासकर जो हमें देख पा रहे हैं, उनके अंदर एक कमी है। वो कमी ये है कि वो थोड़ी देर क्लास देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं, है ना। तो आपको बता दें, अगर आप आज थोड़ी देर क्लास देखते हो तो आप शायद कोई बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बढ़िया एक इंटरेस्टिंग टॉपिक छोड़ देंगे। थोड़ी देर हमारे साथ जुड़िए, आप देखिए आपको हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो ऐसा है शायद आपके दिमाग से स्लिप भी हो जाए। अभी तो तुक पे चढ़ते हैं हम। चलिए तुक के आधार पर देखिए क्या होता है। सबसे डालो हेडिंग, तुक के आधार पर शब्द के, तुक के आधार पर शब्द के 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार होते हैं ना। तुक के आधार पर शब्द के 6 प्रकार होते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा कैसे होते हैं तुक के आधार पर 6 प्रकार। देखिए, सबसे पहला एक होता है अकारांत शब्द। कौन सा होता है? अकारांत शब्द। दूसरा होता है आकारांत शब्द। तीसरा होता है इकारांत शब्द। ये सब लिखवाया था हमने आपको। चौथा होता है ईकारांत शब्द। पांचवा होता है उकारांत शब्द। और छठा होता है उकारांत शब्द। ठीक है, ये होता है, ये 6 प्रकार होते हैं। हमने आपको 6 लिखवाए थे। ठीक है, अब आपसे अगर हम बात करें इसमें, इन 6 में, तो इसमें कुछ है ही नहीं। एक एक बिंदु समझना है, बस एक लाइन समझिए, सब खत्म, उसके बाद कुछ है नहीं। देखो, जैसे ये अकारांत लिखा है, दरअसल तुक का मतलब होता है शब्द के आखिर, शब्द के अंत में क्या होने वाला है। पहले ध्यान से सुन लीजिए, बाद में लिखिएगा, मौका देंगे लिखने का। अभी आप जो है थोड़ा सा सुन लीजिए हमें। शब्द के अंत में, जो तुक का मतलब होता है किसी के अंत में, चाहे वो पद, चरण या पद है या फिर शब्द है। तो अगर शब्द के अंत में छोटा आ गया तो वो कौन सा होगा? अकारांत। ठीक है, अगर ये आ गया तो क्या है? अकारांत। अगर ये बड़ा आ गया तो आकारांत।
अगर ये छोटी ई आ गई तो ईकारांत, अगर ये बड़ी ई आ गई तो ईकारांत, अगर ये ऊ आ गया तो उकारांत, अगर ये बड़ा ऊ आ गया तो उकारांत। बताइए क्या कठिन है इसमें? अब आपको गुरुजी थोड़ा बहुत कठिन लग रहा है, थोड़ा सरल बना दीजिए। तो हम थोड़ा बनाएंगे, आप खुद ही बनाओगे सरल। देखो जैसे हम अगर अकारांत शब्द की बात करें तो मुझे बताइए, हमने एक शब्द लिखा कलम, आप मुझे बताओ कि कलम में अंत में कौन सा वर्ण है? कौन है? छोटा आ है, तो अगर ये छोटा आ है तो ये अकारांत शब्द है। क्लियर? अब आप देख लो कि कलम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। क्या है? कलम पुल्लिंग है? कलम होता है? कलम स्त्रीलिंग, कलम होती है, कलम होता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब स्त्रीलिंग अकारांत शब्द या अकारांत स्त्रीलिंग। कलम कैसा शब्द है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आगे बढ़ते, कलम के बाद अच्छा एक और शब्द देखिए, पुस्तक। पुस्तक क्या है? यह भी स्त्रीलिंग है, तो यह अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है या नहीं है? अच्छा, आपको गुरुजी दोनों तो स्त्रीलिंग लिखवा दिए, तो बालक लिख लो। यह क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। क्लियर है? तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये अकारांत स्त्रीलिंग है, ये अकारांत स्त्रीलिंग है। बात समझ में आ गई? अब आपको ये समझना है, इसका मतलब छोटा आ वाले जो भी शब्द होंगे जिनके अंत में छोटा आ होगा, वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? आकारांत। अब इस आधार पर आकारांत भी हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें आकारांत की, तो अगर हम यहां लिखना चाहें जैसे माला, माला क्या है? आकारांत है। आगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप जो भी समझना चाहे, माला पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती है। जैसे कक्षा, ठीक है, जैसे सभा, ठीक है, और क्या कह सकते हैं? जैसे क्या बोलो? कमला नहीं, तबला लिखते हैं, है ना? ये भी तो आकारांत है। अच्छा, अगर इकारांत की बात करें तो क्या हो सकता है? जैसे नीति, जैसे रीति, ठीक है, ये हमारे किस में चले जाएंगे? इकारांत शब्द में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भाई इकारांत छोटी ई रहनी चाहिए आखिर में, और छोटी ई है आखिर में, ठीक है। हाँ हाँ, और भी शब्द कह सकते हैं, जैसे अगर शब्द लिखना चाहे तो बहुत हो जाएंगे। आस्ति, बुद्धि, ये सब क्या है? सब छोटी ई यानी इकारांत, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो नीति होती है, रीति, अस्थि, बुद्धि, ये सब स्त्रीलिंग ही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है कि नहीं है? तो आपको बस हम पढ़ रहे हैं इकारांत वाले, तो छोटी ई वाले जहां भी शब्द हो जाएंगे वो इकारांत हो जाएगा। बात समझ आई? अब आप कहोगे गुरुजी फिर हम सारे बता देंगे, तो अब आप बताओगे हमको। बताओ इकारांत वाले शब्द बताइए आप, हैं? देखिए, एक लोग बोले हैं इकाई, बहुत बढ़िया। आगे चौपाई, अरे गजब, बहुत सही। चौपाई है। दवाई, इस तरीके से होगा नहीं होगा? सब बहुत सारे हो जाएंगे, नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों ने सब में छोटी ई वाले बता दिए। अच्छा, क्या जरूरी नहीं किसी व्यंजन में लगाओ? जैसे नारी, नारी में है इकारांत की नहीं है? चौपाई, चौपाई, तौपाई और ओपाई, सब यही बोले जा रहे हो, है कि नहीं है? जैसे शिकारी, शिकारी में है कि नहीं है? जैसे माली, माली में है कि नहीं है? बिल्कुल, तो माली भी हमारा इकारांत है, चौपाई भी इकारांत है, नारी भी इकारांत है, और दवाई भी इकारांत है। ठीक है, आगे जब हम वचन पढ़ेंगे, लिंग और वचन, तब आपको ये सब बहुत काम आने वाला है। देखिए उकारांत, देखिए उकारांत में, तो उकारांत के भी शब्द बताओ भाई आप लोग, है? गुरु, चलिए भाई गुरु लिख दिया। और बताओ, और लघु, बहुत बढ़िया, लघु है प्रभु, प्रभु। और बताओ, नहीं वो लिखेंगे ही नहीं जो बोल रहे हो आप। साधु, हाँ वेरी गुड। कुछ लोग शुरू बोले थे, शुरू, है ना? वो लिखा ही नहीं हमने, जानबूझ के नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा।
और जैसे शत्रु कोई बोला है ना, हाँ, शत्रु हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये सारे के सारे हमारे कैसे होंगे? उकारांत। अब उकारांत बता दो, आप बताओ फटाफट से उकारांत है, क्या बोल रहे हो? लखनऊ, लखनऊ वाले एकदम सही है भैया, जो लोग लखनऊ बोले हैं वो एकदम सही है, उसमें बड़ा ऊ ही होता है आखिर में। बहू होगा कि नहीं होगा? बधू होगा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बधू भी होगा। तो ये हमारे किस में जाएंगे? उकारांत में। बाकी आप लोग जानते हो शब्द बहुत सारे हो जाएंगे। कौन क्या बोल रहा है एग्जैक्टली हमें सुनाई नहीं दे रहा है ना ठीक से? आलू, आलू, चाकू, डाकू सब हो जाएंगे। कौन? खालू। देखिए ये आपकी मर्जी, आप जो शब्द बोलना चाहे, भालू बोल दें, ये अपने व्यक्तिगत जितने शब्द हो सब बोल लो, है ना। साढ़ू बोल दो, साढ़ू। साढ़ू जानते हो किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं साढ़ू? साढ़ू पता एक ऐसा रिश्ता है कि उनकी कभी आपस में बनती नहीं है। बनती है? बताओ क्यों? बताओ, तब तक लिखते रहो इसको कि बताओ क्यों नहीं बनती? साढ़ुओं की आपस में क्यों नहीं बनती? वो वर्चस्व की लड़ाई है, समझ रहे हैं? वो वर्चस्व की लड़ाई जानते हो कैसी? क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपने एक दूसरे से कम नहीं मानते, मामला वही बिगड़ जाता है ना। साढ़ू अगर लेके आए i20 और दूसरे वाले के पास i10 है तो मामला वहीं से गड़बड़ है। अब दूसरा वाला साढ़ू पूरा प्लान करेगा कैसे करके, या तो इनकी i20 बिकवाओ या फिर अपनी i10 बेच के अपनी i20 लाओ। पता है क्यों? रीजन है क्योंकि वो जब जाएगा i10 लेकर और एक जाएगा i20 लेकर, क्योंकि आप जानते हो समाज जो है ना वो इंसान को कहां मानता है? वो इंसान के रकाब तकाब दुनियादारी जो है उसको ही तो मानता है। अभी आप फॉर्च्यूनर से उतरिए, आपकी वैल्यू देखिए, और एक मारुति अल्टो 800 से उतरे, दोनों को देख लो, ऐसा लगेगा एक जा रहा है जमीन पे लेटा हुआ, एक आसमान पे सीना तान के जा रहा है। ये अंतर है ना दोनों में। लिख लिया? लिख लो फटाफट से। सबने लिख लिया है? अगर इसमें कुछ लिखना नहीं है, अगर हम चाहें तो इसको परिभाषिक तौर पर भी लिखवा सकते हैं कि भैया जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें आकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में ई आती है उन्हें इकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है उन्हें उकारांत कहते हैं। क्या जरूरत लिखने की? आपको पता तो है, आप बस इतना लिख लो। जरूरी है हर चीज की परिभाषा लिखो? हर चीज की परिभाषा आपको जरूरत नहीं है लिखने की, बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? लिख लो फटाफट से। क्या लिख लिया? चलिए, कौन बोला नहीं? लिखो फटाफट से। ऑनलाइन वाले लिखते रहो, है ना। यूट्यूब वाले, ऑफलाइन वाले सारे लिख रहे हैं। बढ़े आगे, देखिए कोशिश करिए थोड़ा जल्दी लिखिए, क्योंकि क्या है ना अभी आगे हमको बहुत कुछ पढ़ना है। एक चीज हम छोड़ के चले गए हैं, पता है क्या? छोड़ के हम ये गए हैं संकर शब्द। छोड़ गए कि नहीं छोड़ गए? संकर शब्द। हाँ, दरअसल क्या है ना, संकर शब्द को हम उनमें किसी में रखते नहीं है, इसको हम अलग से पढ़ते हैं। संकर का मतलब होता है मिश्रित, इसको हम संकर कह दे या मिश्रित शब्द कह दे, ये भी कह सकते हैं। हालांकि संकर का मतलब, एक संकरा सुना होगा, उसका मतलब टेढ़ा भी होता है। कैसा होता है? टेढ़ा। जैसे आपने देखा होगा आगे मार्ग ऐसे है तो उसको भी क्या कहते हैं? और तो और एक और तरीका होता है, जैसे मार्ग ऐसे सड़क जा रही है ऐसे, और रास्ते में एक पुलिया पड़ गई, रोड हो गया क्या? पतला। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी यहां पर एक बोर्ड लगा होगा, देखा होगा आपने, एक बोर्ड लगा होता है,
और उस पे लिखा होता है आगे मार्ग संकरा है, लिखा होता है संकरा मतलब लिखा होता है आगे पुलिया संकरी है। संकरा मतलब होता है बहुत पतला, यानी दो जो आसपास दूर वाली रेखाएं हैं वो आपस में पास आ गई हैं। हम इस तरीके से भी संकरा का प्रयोग या संकर का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा यहां जो मतलब है वो मिश्रित से है। अब मिश्रित मतलब कैसे, जैसे हिंदी शब्द अगर होगा तब मिश्रित तो है नहीं, संस्कृत होगा तो भी मिश्रित नहीं है। मिश्रित का मतलब जानते हो क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? जैसे आप मुझे एक बात समझो, ध्यान से सुनिए। जैसे हमने दो क्या बोले हो, एक मिनट क्या बोले इधर से, दो भाषाओं से, वेरी गुड। देखिए जैसे हमने एक शब्द लिखा विद्यालय, बताओ विद्यालय मिश्रित है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। कितने लोग कह रहे हैं? अब कितने लोग कह रहे नहीं है? अरे गजब। विद्यालय पढ़े हो नहीं पढ़े हो? किस में पढ़े थे? यौगिक और संकर में क्या अंतर है पता है? विद्यालय कैसा अंतर है? तुम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए इसका मतलब। यह बना है किन दो शब्दों से? विद्या प्लस, आप मुझे यह बताओ कि विद्या और आलय ये दोनों एक ही भाषा के शब्द हैं, है कि नहीं है? संस्कृत के हैं दोनों एक ही भाषा के शब्द होने पर ये अब मिश्रित नहीं है। जैसे आपको हम उदाहरण देते हैं, आप किसी खेत में काम करने गए, अपने खेत में, मान लो किसी के खेत में क्यों जाओगे, अपने खेत में तो जाते होगे ना। यहां पर लगभग लोग किसान बैठे हैं जो जिनके घर में खेत होगा, जिसके यहां नहीं है उसको दुगनी चौगुनी 10 गुनी दर्द मेहनत करनी है, और जिसके पास खेत होता है वो कहता है चलो कोई नहीं अंत में खेती कर लेंगे, है ना। पर ये सब छोड़ दीजिए, पहले समझिए। जैसे मान लो खेत है, आप काम करने गए, आपने 1 घंटे काम किया पहले और फिर 1 घंटे और काम कर लिया, ये दोनों काम मिक्स होके क्या हो गए? यौगिक रूप में जुड़ गए दोनों। अच्छा, वहीं 2 घंटे काम ना करने की जगह पर एक दूसरा व्यक्ति आया आपके साथ में, उसने कहा भाई मैं मदद कर देता हूं आपकी 1 घंटे और कल आप मेरी कर देना मदद। उसने मदद कर दी। अब कैसे आप काम कर रहे हैं? मिश्रित रूप में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन वो दोनों अलग हैं, उसका आकार अलग होगा, उसकी ताकत अलग होगी, उसकी क्षमता अलग होगी। आपकी ताकत अलग है, आपकी क्षमता अलग है, सब कुछ अलग है कि नहीं है? तो इसलिए मिश्रित है। वैसा ही हाल शब्द में भी है। यहां विद्या प्लस आलय एक ही भाषा के हैं, एक ही जैसे हैं, इनमें काफी समानताएं हैं। माना अर्थ अलग है वो अलग बात है, पर समानताएं तो है कि नहीं है भाई? एक भाषा के। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये एक भाषा के ना रह जाए, कोई ऐसा हो जाए कि ये अलग अलग भाषाओं के 2 शब्द मिल जाएं आपस में, जैसे हां कोई बोला इधर से टिकट घर, जैसे टिकट घर। अब टिकट घर को अगर हमने टिकट प्लस घर बनाया, आपको पता है कि टिकट जो है वो हमारी हिंदी का नहीं है, घर हमारी हिंदी का है। टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हिंदी का है। तो ये 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द आपस में मिले, अगर ये 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, बस उसे ही हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। हालांकि मिश्रित नहीं बोलेगा वो संकर ही लिखवाएगा, तो ये गलत आंसर है। टिकट घर सही आंसर है। समझ आई बात? तो लिखो एक छोटी सी परिभाषा संकर शब्द में लिखिए। और एक बात और सुन लीजिए, संकर शब्द की वर्तनी भी देख लो। सा ये दंत वाला बनेगा, तालब्य वाला सा नहीं बनेगा। कहीं आप ये ना करना बिना देखे हमको ऐसे लिख गए हो। देखो कुछ लोग शायद कॉपी में ऐसे लिख भी गए हो। लिखे हो? कहां लिखे? देखो आप सही कर लिया है ना। हम जानते हैं आप गलती कहां करोगे आप शंकर जब लिखते हो तो ऐसे ही लिखते हो। दरअसल क्योंकि शंकर मतलब शिव महादेव, वो शंकर है, ये शंकर है। समझ रहे हैं? ये अलग है और ये अलग है, ये तो भगवान शिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखो वे शब्द आप लोग भी लिखिए। वे शब्द जो 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं, वे शब्द जो 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं
जैसे इन्होंने अभी टिकट घर बोला था तो उसको ही लिख लेते हैं टिकट घर। जैसे चौकीदार, ठीक है, जैसे थानेदार, जैसे रेलगाड़ी, और बताओ डबल रोटी, बहुत बढ़िया, डबल रोटी, जैसे लाठी चार्ज, ठीक है। ये बहुत सारे शब्द होंगे जो संकर शब्द हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये शब्द अलग अलग दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हैं, इसीलिए हम इनको संकर शब्द कहते हैं। क्लियर? उदाहरण समझिए, सिर्फ अभी ज्यादा नहीं समझना है क्योंकि शब्दकोश हम लिखवाएंगे आपको, चिंता मत करिए, सारा लिखवाएंगे। तो संकर शब्द में जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनको लिख लीजिए शब्दों को, केवल उदाहरण के तौर पर। अभी हम इसके उदाहरण पढ़ने वाले हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषाओं के, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़े, लिखो फटाफट से। अब हम अपने उस पड़ाव पर आ रहे हैं जिसके बारे में हमने आपसे कहा था कुछ नया पढ़ाने वाले। हालांकि अभी हमारा मन नहीं था उसको पढ़ाने का क्योंकि हमारा शब्द का टॉपिक क्लोज हो चुका है, तो वो एक थोड़ी सी जानकारी है शब्द के बारे में, तो हम चाहते हैं वो भी दे दें और खत्म ही करें उसको। ठीक है, कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। बढ़े आगे, तो देखो अगला एक टॉपिक है जिसके बारे में आप अलग से नोट करके या अलग से बना के लिखेंगे, उसको हम कहते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, ठीक है, शब्द शक्ति। थोड़ा सा नया लगेगा। कितने लोगों ने पढ़ा है आज से पहले शब्द शक्ति? कोई नहीं है ऐसा जिसने पढ़ा हो? देखो समझो शब्द शक्ति का दरअसल मतलब क्या है। पहले तो हमें शब्द शक्ति के बारे में जानना जरूरी है। देखो शब्द शक्ति का मतलब है हर शब्द में अपना एक क्या होता है, क्या होता है, एक सेकंड ये आगे दे दो। देखिए हर शब्द में क्या होती है, शक्ति या सामर्थ्य होता है। तो ऐसे ये जो शब्द शक्ति लिखा है, कुछ शब्दों के मिलने से आप जानते हो वाक्य बनता है। हमने भी आपको क्या पढ़ा रहे थे, हम शब्द ही पढ़ा रहे थे आपको। तो आप जानते हो भाषा की, अगर हम आपसे कहें कि भाषा की भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, बताओ? लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या हो, बताओ आप फटाफट से बताओ। देखो पहले इसको समझ लो, ये लिखा क्या है। भाषा की सार्थक मतलब जिसका अर्थ है, सबसे छोटी इकाई तो है पर अर्थवान जो है, यानी जो अर्थ है वो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो कौन है? लेकिन अगर हम वहीं लिख दे वर्ण, तो वर्ण में क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी क्या, भाषा की लघुत्तम इकाई है ना, लघुत्तम इकाई। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर हम एक और शब्द लिखे जिसको कहते हैं हम वाक्य, हालांकि हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम कहते हैं भाषा की सार्थक वृहत्तम इकाई। वृहत्तम इकाई, भाषा की सार्थक बृहत्तम इकाई क्या है, यानी अगर आपसे कहेगा कि बताओ भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई कौन सी है, तो वो कौन है, वाक्य। क्योंकि आप जानते हो जब सबसे छोटा क्या, वर्ण, और वर्णों से मिलकर क्या बना, शब्द, और शब्दों के कुछ मिलन से, कुछ शब्दों के मिलने से क्या बन जाता है, वाक्य। और वाक्य के बाद फिर तो पूरा भाषा का विस्तार होता है ना, वाक्य के बाद अनुच्छेद तैयार होते हैं, गद्यांश वगैरह आप जानते हो, पूरा फिर तो भाषा का विस्तार है। तो इसलिए आपसे पूछेगा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो आंसर क्या होगा, भाषा की सार्थक बृहत्तम इकाई क्या हो जाएगा, और खाली कहेगा भाषा की लघुत्तम या सबसे छोटी इकाई, तो आंसर क्या होगा, वर्ण। चलिए ये तो हम आपको ऐसे ही बताने को थे। दरअसल शब्दों के मिलने से ही तो वाक्य बनते हैं, बनते कि नहीं बनते, शब्दों के मिलने से ही तो बनते हैं। तो क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। अब आप एक बात बताओ, नहीं वहां से बाहर से आ जाए, रखो, तो समझो ध्यान से।
तो अब हम क्या करेंगे, हम एक सेंटेंस लिखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि इसमें शब्द शक्ति कौन सी है। ठीक है, वो आपको पहचानने के लिए थोड़ी देर के लिए मुझे ध्यान से सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं, बस आप ध्यान से सुनिए और समझिए। आपको जहां पर समझ में ना आए वहां पर आप तुरंत हमसे बोलिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। थोड़ा सा टाइम हम लेंगे आपका, लेकिन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले लिखो लिखो शब्द शक्तियां या शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हेडिंग डालिए, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा लिखिए लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरा लिखिए व्यंजना शब्द शक्ति। ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, फटाफट से लिख लीजिए। लिख लिया? सबसे पहले हेडिंग डालो अभिधा शब्द शक्ति, पहला नंबर डालिए अभिधा शब्द शक्ति। सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति, और एक छोटी सी पहले परिभाषा लिखिए। ऑनलाइन वाले आप लोग भी लिखिएगा साथ में, बहुत नया है और आप हो सकता है जितना डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं आपको सब एक बार में समझ में आएगा। अब तक हो सकता है आपको समझ में ना आया हो जो चीज अभी समझाने वाले हैं। ये शब्द शक्तियां आप बहुत बार समझते हो, आपको समझ में नहीं आती हैं। हम आपको समझाने जा रहे हैं, आज आपको समझ में आएगा एक एक चीज, लेकिन नई जरूर है आपके लिए। लिखिए लिखिए जिस वाक्य का अर्थ और भाव, जिस वाक्य का अर्थ और भाव समान हो, लिख लिया, अर्थात भाव का रूप वाच्यार्थ हो। ऐसे लिखना, वाच्यार्थ, वाच्यार्थ, अर्थात भाव का रूप वाच्यार्थ हो। वाच्यार्थ समझते हो, वाचन करने हो कि सामान्य है, एकदम कुछ अलग नहीं है, वाच्य के रूप में वाच्यार्थ हो। लिख लिया? वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। जिस वाक्य का अर्थ और भाव समान हो तथा, और क्या लिखा था, तथा भाव का रूप वाच्यार्थ हो, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति होती है। क्लियर? अब हम आपके सामने एक वाक्य लिखने जा रहे हैं, उसको गौर से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए, जैसे हम एक वाक्य लिख रहे हैं, हमने लिखा हिमालय पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। पहले तो मुझे यह बताओ, क्या यह बात सही है? बताइए। कुछ लोगों का कहना है सिर हिला रहे, नहीं सही है। आप बताइए, सही नहीं सही है? कौन ऊंचा है सबसे? है आपके शहर में जो चौराहे पे वो लगा है पिलर, वो सबसे ऊंचा है? पृथ्वी पर अगर सबसे ऊंचा पर्वत है कोई समुद्र तल की ऊंचाई से, तो हिमालय ही तो है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कौन सी? माउंट एवरेस्ट, है ना, सबसे ऊंची चोटी है। 8,848.46 मीटर है। हाँ, ये इतना इसका एग्जैक्ट आंकड़ा है, समझे? अब आप खुद ही देख लो, इतनी ऊंची चोटी है ये। 8,000 समझते हो? 8,000 का मतलब है लगभग 9
लगभग लगभग 9 किलोमीटर आप ऊंचाई पर ऊपर चले जाओ। अब आप जोड़ लो कितनी ऊंचाई होगी। सीधी सीधी 9 किलोमीटर की ऊंचाई देखो आप, अपना ऐसे देख लो सामने से 9 किलोमीटर, और फिर 9 उसको सीधा कर दो सीधे ऊपर को, इतनी ऊंचाई है तल से, है ना। तो बहुत ऊंचाई है, समझ रहे हैं। तो और आपको पता है, आपने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का, सुना है? अरुणिमा का नाम सुना होगा आपने, है ना। उनको कहते हैं कि वो खुद बताती हैं कि ट्रेन से, है ना, उनको फेंक दिया गया था। एक घटना उनके साथ हुई थी जिसमें उनका पैर भी कटा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। फिर उनके एक पैर उन्होंने वो लगा था, वैसे ही वो था नहीं है पैर जो लगा लेते हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर वो एक अंदर मतलब जज्बा जुनून था कि मुझे एवरेस्ट फतेह करनी है। उनके साथ जो शेरपा थे वो कह रही हैं कि जब लौट रहे थे तो मेरे ब्लीडिंग हो रही थी पैर से, वो खुद बताती हैं। कभी आप सुनिएगा ऐसे लोगों को, सुनिए, आप मोटिवेट होंगे, है ना। मतलब गजब इच्छा शक्ति है, इतनी प्रबल इच्छा शक्ति कि नहीं मुझे करना है आज चाहे मर जाए। यही इच्छा शक्ति जिस दिन हो जाएगी उसी दिन आप कामयाब हो जाएंगे। हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, अगर आपको याद हो तो। हमने आपसे कहा था कि एक बार एक आदमी अमीर बनने के लिए जाता है ना। तो कुछ लोग बताते हैं कि एक संत हैं, वो बता रहे हैं कि अमीर बन जाओगे, वो बड़ा अमीर बनने का अच्छा मंत्र जानते हैं। तो बेचारा वो बालक जाता है दौड़ता हुआ उन संत के पास, सुनिएगा ध्यान से, है ना, आप लोग भी सुनिएगा ऑनलाइन वाले अच्छी बात है। तो वो संत के पास जब जाता है तो संत कुटिया में मिलते नहीं है, तो कुटिया में उनका कौन मिलता है, एक सेवक। तो उससे पूछते हैं कि बाबा जी कहां मिलेंगे। तो बोले बाबा जी जो गए हैं वो जंगल गए हैं कुछ काम से, जैसे अपना जो भी है फल वल के लिए, तो वो जंगल पहुंचते हैं। बाबा जी जंगल में रास्ते में मिलते हैं उनको, तो कहते हैं बाबा जी मुझे आपसे कुछ जानना है। तो बताते हैं बताओ। बोलते हैं मुझे अमीर बनने के लिए आप कुछ बताइए, हमने सुना है आप अमीर बनने का रास्ता जानते हैं। तो बाबा जी ने कहा कुटिया पे चलो, वहां बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, द मोरल ऑफ स्टोरी, है ना। पूरी कोई भी कहानी आप पढ़ते हैं ना, उसकी कहानी की वास्तविक उसका मोरल क्या है ना, उसका निचोड़ क्या है, वो आप समझिएगा। अब होता क्या है कि बाबा जी जब चलते हैं तो रास्ते में एक नहर पड़ती है। चूंकि वो जो व्यक्ति गया था वो छोटा था, उम्र कम थी उसकी, बच्चा ही था, तो वो नहर में बाबा जी के पानी जब वो यहां तक आता है तो बच्चे के वो आ जाता है गर्दन के ऊपर तक। तो जब बच्चे के वो गर्दन के ऊपर पानी आ जाता है नहर में, तो बाबा जी उसी दौरान उस बच्चे की गर्दन पकड़ते और नदी में डुबो देते। और जब वो नदी में डुबो देते हैं तो नदी में जब थोड़ी देर के बाद काफी प्रयास लड़का करता है और फिर उसके बाद जैसे तैसे करके वो उनका हाथ और छुड़ा के ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर तक बाबा जी इंतजार करते हैं, बाबा जी फिर से उसको डुबो देते और वो लड़का बेचारा बार बार प्रयास करता है। उसके बाद फिर से जैसे तैसे करके हाथ वाथ बचा के फिर से आता है। फिर बाबा जी ऐसे देखते रहते, तीसरी बार पुनः उसको डुबो देते और उसके बाद ये सिलसिला खत्म होता है। नहर जैसे तैसे पार होती, बच्चा चीखता चिल्लाता है और उसके बाद जब नहर के पार लौटकर आता है, सुनिएगा ध्यान से, तो बाबा जी से कहता है कि बाबा जी दुनिया की बात छोड़ो, अब अमीर अमीर तो बनने की बात खत्म, पहले ये बताओ हमसे शत्रुता कौन सी अदा कर रहे थे आप, हमको मार डालना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा बेटा इसी में मंत्र है तुम्हारे अमीर बनने का। तो उसने कहा इसमें है, वो चौंक गया। तो उन्होंने कहा दरअसल जब मैं तुम्हें दबा रहा था मारने के लिए, तो तुमने खुद को बचाने के लिए जितनी ताकत लगाई ना, उतनी ताकत जिस दिन तुम अमीर बनने के लिए लगा दोगे तुम अमीर बन जाओगे। मतलब समझे? मतलब ये कि जब तुम मर रहे होते हो ना, तो तुम अपने शरीर की अंदर पता नहीं कहां से ताकत आ जाती है तुम्हारे अंदर, इतनी ताकत तुम लगा देते हो। जैसे आप सोचिए कि आपकी गर्दन को कोई लाठी से दबा रहा हो सकता है 2-4 लोग हो और आप अकेले ऐसे पकड़े हो, लेकिन क्योंकि वो मरने का सवाल है, क्योंकि अगर आपने ढील दी तो मर गए, तो उस स्थिति में आप हो सकता है 2-4 लोगों को रोके रहे। समझ रहे? वो ताकत कहां से आई? उतनी ताकत जिस दिन लगा दोगे उस दिन अमीर बन जाओगे। यही हाल आपका भी है। अगर आप पढ़ाई में जिस दिन मरने जैसी ताकत लगा दोगे ना, उस दिन नौकरी मिल जाएगी। तो देखो ये लिखा है हिमालय पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यह बात एकदम सत्य है और सही भी है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हालांकि अगर वास्तविक तौर पर कहें तो हिमालय पर्वत नहीं अपितु पर्वत श्रृंखला है ना। पर्वत उसके अंदर है, समझ रहे हैं? वो पर्वत एक श्रृंखला है, जैसे एंडीज है, रॉकीज है, रॉकी नहीं है,
ये सब क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऐसे ही हिमालय भी है। तो अब समझिए आप ध्यान से, ये बात एकदम सही है, पर इसका कोई दूसरा भी अर्थ है क्या? बताओ, इस बात का कोई दूसरा अर्थ है? सोचिए, है कोई दूसरा अर्थ? बताओ। अरे हां या ना? इस बात का कोई दूसरा अर्थ है? किसी और अर्थ में है ये? नहीं है, क्योंकि इसका जो अर्थ है वही भाव है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। अगर जो अर्थ है वही भाव है, इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिधा शब्द शक्ति। यानी इसके अंदर एक शब्द शक्ति, एक पावर है शब्द की, वो क्या है कि जो अर्थ है वही भाव दे रहा है। आगे देखो इसमें और एक वाक्य, जैसे पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा थे। सही है? देखिए ऑनलाइन वाले आप लोग सुन लीजिए, अगर आप वाकई में सीरियस होकर देख रहे हैं क्लास तो आपको ऑफलाइन जैसा मजा आएगा, और अगर आप सीरियस होकर नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको मजा नहीं आने वाला। और वैसे भी हम कोई मजा देने वाली चीज थोड़ी ना है, हम तो पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। अगर आपको लगता है समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्लास पढ़ते हुए पढ़ते पढ़ते आनंद भी प्राप्त हो रहा है, तो आप पढ़ते रहिए, अदरवाइज आप छोड़िए, बंद कर दीजिए और चले जाइए। देखिए, तो हिमालय पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है, एकदम सही है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा थे, यह बात भी तो सही है। क्या इसका कोई दूसरा अर्थ है? बताइए, है कोई दूसरा अर्थ? नहीं है। अगर कोई दूसरा अर्थ नहीं है तो पक्का है फिर ये जिस अर्थ में है उसी भाव में है। बात समझ रहे हैं? इसका जो भाव, क्योंकि हर वाक्य का अपना कोई भाव भी तो होता है, तो जिस अर्थ में है ये उसी भाव में है, और इस आधार पर इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? सही है। चलो फिर आगे लिखो अगली शब्द, क्योंकि आपको ये अच्छे से समझ में कब आएगा ना, जब आप दूसरी वाली शब्द शक्ति पढ़ोगे जो अगली वाली है। क्योंकि आप एक बात बताओ, हमने आपसे कहा ईमानदार कौन होता है, आपको गुरुजी हम नहीं जानते। जब हम तुम्हें बेईमान बताएंगे कौन होता, तुम ईमानदार वैसे जान जाओगे? जान जाओगे नहीं जान जाओगे? जैसे हमने तुमसे कहा सुंदर कौन होता है, आपने कहा हम नहीं जानते, हम आपको एक कुरूप व्यक्ति से मिलवा देंगे, अब सुंदर जान जाओगे। सुंदर क्या होता होगा नहीं? तो ऐसे ही अभिधा आपको अभी समझ में शायद कम आ रही हो, पर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? और आज ये क्लास भले ही लंबी चले, पर हम समाप्त पूरा करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद इस क्लास को बंद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 2। नंबर 2 पे कौन है? लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति लिखिए। एक छोटी सी पहले परिभाषा लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, जिस वाक्य का, सॉरी के में नहीं, जिस वाक्य का अर्थ साधारण हो, अर्थ साधारण हो परंतु भाव भिन्न हो, परंतु भाव भिन्न हो, परंतु भाव भिन्न हो। जिस वाक्य का अर्थ साधारण हो परंतु भाव भिन्न हो, अर्थात वह लक्ष्यार्थ भाव में प्रयोग हो। वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अच्छा, लक्षण क्या होते हैं? लक्षण क्या है ये बताओ? लक्षण किसे कहते हैं? अच्छा, लक्षण और गुण में अंतर जानते हो? बताओ, लक्षण और गुण में क्या अंतर होता है? जैसे आज एक बच्चा हमसे बोला कि गुरुजी ये बताइए, बर्बाद और क्या बोला था उसने? है? अरे एक शब्द और बोला था उसने, बर्बाद के जैसा ही, भूल गए हम।
उसने पूछा था बर्बाद और तबाह, इन दोनों में अंतर क्या है? आज एक बच्चा था, उसने पूछा था हमसे कि बर्बाद और तबाह में गुरुजी अंतर क्या है? तो देखो बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे आपने भोजन बहुत सारा बनाया और आपने कम खाया, बाकी नाली में फेंक दिया, तो वो क्या है? बर्बाद। और आप दिन रात क्या कर रहे हैं? खुद को परेशान कर रहे हैं, अपने घर को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, घर का सब हिस्सा बिक रहा है, वो आप खुद को क्या कर रहे हैं? तबाह कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई मिसाइल आके गिरती है तो उस क्षेत्र को क्या कर देती है? तबाह कर देती है। तो वही चीज है, बाकी बर्बाद और तबाह में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन है अंतर जो हमने आपको बताया। तो लिख लिया। अब हम बताते हैं आपको लक्षण का क्या मतलब है। जैसे आप है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपके पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई आप करो, अच्छे से मेहनत करो, नौकरी पाओ, और तुम पता पढ़ाई की जगह कुछ और कर रहे हो, तो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं कि खराब? लक्षण तुम्हारे हैं खराब। दरअसल अब कुछ लोग इसको आध्यात्मिक तौर पर कहेंगे तो वो कहेंगे गुरुजी क्या पता वो उसी के लिए बना हो। ऐसा कैसे कह सकते हो? फिर क्या पता में तो कुछ भी है भाई, क्या पता फिर ऐसा हुआ हो, क्या पता हम पैदा ही ना हुए पढ़ाने के लिए फिर भी आ गए यहां, क्या पता तुम बने ही ना हो इसके लिए, फिर क्या पता में तो कुछ, क्या पता ये अभी गिर जाए, क्या पता ये सब तबाह हो जाए, क्या पता अभी सब समाधि सिंधु घाटी सभ्यता की तरह निकले, इसमें बाद में जब कभी खोजा जाए। तो एक टीचर सामने पढ़ा रहा था, पीछे कुछ लोग बैठे थे, इस आधार पर पता चल रहा है कि कुछ लोग बैठे थे, है ना, एक प्रकार से कोई शिक्षा के लिए जगह थी ये, कभी आगे 4-6 हजार वर्ष बाद समझ रहे? तो ये तो फिर तो क्या पता में तो कुछ भी है ना। तो इसलिए समझिए आप ध्यान से, मान लीजिए तो आपके गुण लक्षण ठीक नहीं है। आपके लक्षण अच्छे कब बताए जाते हैं? जब आप जिस लक्ष्य की तरफ होते हैं उसी पर फोकस करते हैं। अगर आप लक्ष्य से भटकते हैं तो आपके लक्षण ठीक नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहां भी वही हाल है, लक्षण और लक्ष्य दोनों में कहानी है, इसीलिए इसको क्या लिखा है? लक्ष्यार्थ। अब हम आपको एक छोटा सा उदाहरण लिखते हैं और आप मुझे बताइएगा। जैसे हमने कहा कि सोहन एक शेर है, बताओ अच्छा जरा सोच कर, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि ये वाक्य पहले वाले वाक्य से कैसे अलग है जो हमने पहले लिखवाए थे। इस वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द आया है, कौन? उसने पूरी कहानी पलट दी, सब एकदम बदल दिया है। बताओ, कोई बताएगा? अच्छा एक बात बताओ, शेर क्या होता है? जानवर है। अगर हम इसके केवल और केवल अर्थ पर जाएं तो इसका मतलब सोहन एक जानवर है, यही तो अर्थ हुआ। लेकिन अगर इसके हम भाव को पढ़े तो उसका मतलब सोहन के अंदर शेर जैसी बहादुरी है, शेर जैसे गुण है, मतलब बहादुर है ना वो, यही तो मतलब हुआ। तो अब आप खुद बताओ, आप समझदार हैं, इसका अर्थ कुछ और है पर भाव कुछ और है कि नहीं है? है नहीं है? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा बताइए। वे अब नहीं यहां पर लिख लेते हैं, वे लोग अब जानवर हो गए हैं। वे लोग अब जानवर हो गए हैं। आप बताइए मुझे, लोग का मतलब मनुष्य ही होंगे। अब मनुष्य जानवर कैसे हो सकता है भाई, ये बताओ, हो सकता है क्या? बताओ हाँ या ना। इधर आप लोग बताइए, बड़े सुस्त बैठे हैं। हाँ, गुणों से जानवर हो जाता है। देखिए, वे लोग अब जानवर हो गए हैं, इसका भाव क्या? पहले तो इसका अर्थ समझो कि अगर हम इसके अर्थ में देखें तो हम इस शब्द के हिसाब से कह सकते हैं वे जानवर हो गए, मतलब जानवर का उनके सींग निकल आए हैं, बोलना बंद कर दिया, डे डे कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसका भाव है वास्तविक तौर पर क्या, कि वे लोग अब इंसान नहीं रहे, यानी अब उनके अंदर इंसानों जैसी इंसानियत मतलब नहीं रही, मानवता धीरे धीरे खत्म हो गई, इसीलिए वो क्या हो गए?
तो आप मुझे बताओ इसका अर्थ कुछ और है अगर सीधे तौर पर देखें, और वैसे इसका भाव कुछ और है। तो क्या बताओ इसके लक्षण ठीक हैं? बताइए। अरे जाना कहीं और है, जा कहीं और रहा है। अगर सीधे सीधे तौर पर देखो तो जानवर लिखा है, लेकिन वो बता कुछ और रहा है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब इसका लक्ष्य, मामला डिसाइडेड है, कहीं और जा रहा है। समझ आई बात? पर क्या हमारे पहले वाले वाक्यों में ऐसा था? पृथ्वीराज चौहान जो है वो कहां के? अजमेर के राजा थे। इसमें कोई दूसरा अर्थ है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब वो एकदम शाश्वत सत्य बात है, तो उसमें क्या दिक्कत है? इसीलिए इन दोनों में अंतर है। चलो एक और समझाते हैं, एक और बताएं। अच्छा, आप लोग कोई बता सकते हो कोई वाक्य आपके मन में आ रहा हो? ऑनलाइन वाले कमेंट कर दें, हम देख लेंगे बाद में। है? बोलो, कुछ बताओ। ये मतलब क्या बता रहे हो? दरअसल मेरी बात को समझो, हम शब्द से बता रहे हैं, उसमें शब्द शक्ति है, शब्द की पावर पढ़ रहे हैं हम। समझ रहे हो? हम शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति किसमें होती है वो पढ़ रहे हैं। ये शेर ने गेम बिगाड़ा है, ये जानवर ने गेम बिगाड़ दिया। बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? अगर हम कह दें वे लोग अब, जैसे हमने कह दिया वे लोग अब समझदार हो गए हैं, इसका मतलब क्या रहता? कुछ नहीं रहता, लोग तो ऑलरेडी समझदार होते ही हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो वे लोग जानवर हो गए, तो कोई मनुष्य कभी जानवर हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन इसका भावार्थ दूसरा है। इसका भावार्थ यह है कि भैया वे लोग अब मानवता जैसी चीजें उनमें नहीं रह गई। इसका मतलब उनकी हरकतें जो है वो इंसानों जैसी नहीं रह गई हैं, उनके अंदर रहम नाम की चीज नहीं है। ऐसा कुछ भी बोल सकते हो तो उसको हम जानवर कह सकते हैं। क्लियर? क्लियर है ये? एक और, अच्छा हम ही लिखते हैं, आप लोग शायद ना समझ पा रहे हो, चलिए हम लिखता, जैसे हम लिख रहे हैं, उसका मुखड़ा चांद है। उसका मुखड़ा चांद है। मुझे यह बताओ चांद क्या है? चांद क्या है? हैं? सैटेलाइट है? अरे सैटेलाइट उसी को ही तो उपग्रह कहते हैं। सही तो है। क्या है? पता है, पीछे से एक आवाज आ रही है, बड़े ही बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, है ना, वो कह रहे हैं चांद एक तारा है। तो सूरज एक उपग्रह है जो पृथ्वी पे है, चांद सबको रोशनी देता है। गजब ज्ञान है। समझिए ध्यान से, चांद जो है ना वो पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह का मतलब होता है जो ग्रह का ही ग्रह, जो आपके ग्रह होता है उसी के चक्कर लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? और जो ग्रह है जो सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं चारों ओर, वो कौन है? वो ग्रह है। समझ रहे हैं? सूर्य किसी के चक्कर नहीं लगाता। कहते हैं पहले थ्योरी यही आई थी कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी के, पर ऐसा नहीं है। सूर्य के चक्कर कौन लगाती है? पृथ्वी। और ये बात हमारे वेदों और पुराणों में बहुत पहले से लिखी है। हमारे पुराने ग्रंथों में आप जाइए, है ना, वहां बहुत पहले से लिखा है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के पर, मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। जबकि आप कॉपरनिकस वगैरह को पढ़ेंगे तो अब जाके वो थ्योरी सॉल्व कर पाए हैं, है ना। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो ये क्लियर हुआ। तो उसका मुखड़ा चांद है, वो ये थोड़ा कह रहा है कि उसका मुखड़ा उपग्रह है, वो चांद की खूबसूरती को ले रहा है। तो इसका भावार्थ यह है कि उसका मुखड़ा चांद जैसा सुंदर है, चांद रूपी है, बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल चांद रूपी है। तो इसका मतलब इसका अर्थ अगर डायरेक्ट देखें तो कुछ और है, लेकिन भावार्थ इसका कुछ और है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी शब्द शक्ति? समझ आया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? तीसरी आती है व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति लिखिए, लिखो एक छोटी सी परिभाषा इसकी भी लिखिए। लिखिए, जब किसी वाक्य का अर्थ, जब किसी वाक्य का अर्थ साधारण, सॉरी हाँ अर्थ लिखा ना,
अर्थ साधारण हो, परंतु जब किसी वाक्य का अर्थ साधारण हो परंतु उसके भाव भिन्न 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 लिखा ना, भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रयोग, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग होते हैं। भिन्न भिन्न की जगह अगर आप अलग अलग कर लें ज्यादा अच्छा है, परंतु उसके भाव अलग अलग लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं या समझे जाते हैं। अलग अलग लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से समझे जाते हैं, यानी अर्थ उसका क्या है, साधारण है, लेकिन उसके भाव हर इंसान अपने हिसाब से। जैसे वक्ता जो है वो बोल रहा है, वो वक्ता जब कोई बोल रहा है तो वो अपने हिसाब से लेता है, श्रोता जो सुन रहा है वो अपने हिसाब से लेता है, तो सब अलग अलग समझते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसका जो भाव है वो क्या होता है, व्यंग्यार्थ होता है। भाव कैसा होता है, व्यंग्यार्थ होता है। व्यंग्यार्थ, व्यंग्य सुना है, व्यंग्यार्थ होता है, इसीलिए इसका भाव व्यंग्यार्थ होता है। सुनो ध्यान से, मेरी बात समझो। हम एक वाक्य लिख रहे हैं और आप समझिएगा। जैसे हमने लिखा, सुबह के 8 बज गए हैं। बताओ इसमें कैसे हो सकती है व्यंजना शब्द शक्ति। सुबह के 8 बज गए हैं, इसमें कैसे, आप लोग बताइए। हैं, सुबह के 8 बज गए हैं, इसमें कैसे होगी शब्द शक्ति व्यंजना। इसको कैसे आप अलग अलग अर्थ में ले रहे हैं, हम आपको हिंट दे रहे हैं। नहीं, अर्थ इसका एक है, अलग अलग भाव में। इनका कहना है संडे का 8 बजा हो, क्या पता मंडे का 8 बजा। अरे भाव तो एक ही, 8 बजा, सुबह के 8 बजे भाव तो एक ही हुआ। अब संडे का बजा मंडे का, ये तो कंफर्म है कि संडे का होगा या मंडे का होगा या ट्यूसडे का होगा। भाई 7 दिनों में से किसी एक दिन का तो होगा ही होगा, पर है तो सुबह के 8 बजे ही। ये तो बात वही कह दी आपने जो अर्थ था। इसका भाव पूछ रहे हैं हम, किस भावार्थ में आप बोल रहे हैं, वो भावार्थ बताइए। कोई व्यंग्य है कि नहीं है, ये पूछ रहे हैं। बताओ, आप लोग भी बताओ, कुछ सुनने के लिए आए हो खाली है? इधर कुछ बोलिए। कहते हैं स्त्री जब तक मौन है तब तक ही सब कुछ साधारण है, जैसे ही वो मुखर होती है तुरंत सब असाधारण सा हो जाता है ना। हाँ बताइए, फटाफट से बताइए, तुम लोग भी बताओ कुछ। इसका अर्थ कहीं लग पा रहा है, दिमाग लगाओ थोड़ा, देखते हैं कितना सोच पा रहे हो आप। देखिए सुनिए, हम बताते हैं आपको। देखिए मेरी बात सुनिए। जैसे हमने कहा सुबह के 8 बज गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो व्यक्ति रोज सुबह 8 बजे उठता है, वो उठने के आधार पर उसको ले गया अर्थ को, नहीं ले गया। जैसे आप मुझे एक बात बताइए, मैं सुबह रोज 8 बजे उठता हूं, हालांकि उठते नहीं है हम, पर वैसे मान लो हम सुबह रोज 8 बजे उठते हैं, तो अगर किसी ने कहा सुबह के 8 बज गए तो हम खड़ाक से उठ पड़ेंगे, क्योंकि हमारा रोज का काम क्या है, 8 बजे उठना। अच्छा कुछ ऐसे भी होंगे जो सुबह 8 बजे ऑफिस जाते होंगे, और किसी ने कहा सुबह के 8 बज गए, वो भाग खड़े होंगे ऑफिस के लिए, अरे 8 बज गया, जाना है, समझ रहे हैं। अच्छा कुछ ऐसे भी होंगे जो सुबह 8 बजे बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो जैसे आपने कहा सुबह के 8 बजे बच्चे क्या समझेंगे, स्कूल जाना है। टीचर क्या समझेंगे, पढ़ाने जाना है। ऑफिस वाला क्या समझेगा, ऑफिस जाना है। और जो आलसी प्रवृत्ति का है वो क्या समझेगा, अब उठना है, वो कह रहा सोना है? आंख बंद है, बुद्धि तो खुली होनी चाहिए, है? मतलब बात है? हाँ थोड़ा ध्यान दो, वगैरह सोना है। अरे 8 बजे सोना थोड़ा, 8 बजे उठना है सुबह, समझे नहीं समझे? देखो तो बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर है? इसका मतलब इसके भाव अलग अलग आदमी अलग अलग स्वरूप में ले सकते हैं, नहीं सबके अलग अलग हो सकते हैं। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं तो आप क्या सोचेंगे, हमको 8 बजे ऑफिस जाना है। अगर आप मान लो स्कूल जाने वाले छोटे विद्यार्थी हैं तो आप क्या सोचेंगे, हमको स्कूल जाना है। अब मान लो किसी को फिल्म देखने 9 बजे जाना है, तो इस आधार पर क्या पता वो तैयारी करो, भैया उठो उठो सुबह के 8 बज गए, 9 बजे फिल्म देखने भी तो चलना है।
तैयार भी तो होना होगा, अभी टाइम लगेगा, तो ये भी तो भाव हो गया, नहीं हो गया? तो इसका मतलब है कि इसके वाक्य के अंदर इसका अर्थ तो एक है, सुबह के 8 बज गए, लेकिन इसका भाव अपने आधार पर आप कैसे लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है। समझ आया? क्या हमारा पिछले ऐसे किसी वाक्य में था? नहीं था। हमने कहा था कि सोहन जो है वो सोहन शेर है, तो सोहन शेर के कई अर्थ तो हो नहीं सकते। सोहन शेर है का मतलब अर्थ उसका डायरेक्ट सोहन जानवर है शेर, लेकिन उसका भाव क्या है? सोहन बहादुर है, सोहन शेर जैसा तेज है, सोहन बुद्धि वाला है, शेर बड़ा बुद्धि वाला होता है। शेर जानवरों में राजा इसीलिए है, क्योंकि वो क्या है? वो ताकत के साथ बुद्धि का भी प्रयोग करता है। राजा कभी भी ताकतवर नहीं बनता, इस बात को ध्यान रखें। राजा हमेशा वो बनता है जो ताकत के साथ बुद्धि का प्रयोग करता है, समझे? इसीलिए सब राजा नहीं बन पाते। आपने देखा होगा राजा बैठा होता है सामने और बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग होते हैं जो राजा कैसे पंखे चला रहे होते हैं। चलाते हैं नहीं चलाते? वो कहानी राजा बन गए। तो राजा हमेशा बुद्धि वाला बनता है। इसीलिए कहते हैं अगर आपके, हालांकि शारीरिक रूप से आप ताकतवर होने चाहिए, लेकिन आप बहुत बलशाली अगर शारीरिक रूप से है तो इसका यह कतई मतलब नहीं आप राजा बन जाएंगे। समझ रहे? आपके पास बुद्धि होना बहुत जरूरी है। सीधी सेना से जाके भिड़ गए, औंधे मुंह गिरे आके हार खा के, तो दिमाग तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। देखो सुनो, तो ये हो गया। अच्छा, एक और उदाहरण लिखते हैं, जैसे आप समझिएगा इसको। जैसे हमने लिखा, मैं तुम्हें गांधी चौक पर मिलूंगा। हम गांधी चौक क्यों लिख रहे हैं? समझ रहे हो? हम अपने यहां का लोकल कोई नाम नहीं लिख रहे हैं, वरना हम चाहते तो लोकल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये क्लास चल रही है, तो हम नहीं चाहते हम किसी को बताएं हम कहां के हैं। समझ रहे हैं? जो दूर दराज के लोग देख रहे हैं, इसीलिए हमने एक ऐसा नाम लिख दिया जो बड़ा ही फेमस है। हम तुम्हें गांधी चौक पर मिलेंगे। हम तुम्हें गांधी चौक पर मिलेंगे। अब तो बता सकते हो ना क्या अर्थ होंगे? समझे कि नहीं समझे? इसका अर्थ तो एक ही है कि हम तुम्हें गांधी चौक पर मिलेंगे, पर हर किसी का अपना अपना भाव होगा। हो सकता है कोई नायक नायिका से मिलने वाला हो, उसका अपना अलग भाव होगा। हो सकता है तुम जा रहे हो पेपर देने और तुम्हारा भी एक मित्र जा रहा है, तुमने कहा मैं तुम्हें गांधी चौक पर मिलूंगा, मैं तुम्हें गांधी चौक पर मिलेंगे। अरे बोल नहीं रहे हो तुम लोग? हम तुम्हें गांधी चौक पर मिलेंगे, है ना? हम मतलब 2-3 लोग हैं। अच्छा चलो ठीक है, तीसरा भाव समझिए। हो सकता है हम समोसे खाने जा रहे हो, उसने कहा कहां हो? हमने कहा हम तुम्हें गांधी चौक पर मिलेंगे। हम 2-3 लोग हैं गांधी चौक पर, तो अलग अलग भाव है कि नहीं है? हो सकता है मूवी देखने जा, सबका अपना अपना अलग भाव है। तो इसके कई भाव हैं और वो जो इंसान जिस रूप में सुन रहा है वो उस तरीके का भाव समझ रहा है इसका। इसीलिए इसमें कौन सी है? व्यंग्यार्थ है या व्यंजना शब्द शक्ति है। क्लियर? तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियां क्या होती हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ। हमने पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है समझाने का। ठीक, अगर इसमें भी कोई त्रुटि रही हो तो आप लोग कल क्लास में पूछ सकते हैं। एक बार आप कोशिश करिएगा इसको फिर से पढ़ने की, ठीक है? इसको समझिएगा और ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी आपके सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है? ठीक, बाकी धन्यवाद।